हमारे साथ एडवोकेट राशिद रिजवी साहब जुड़ गए हैं। कुछ यहाँ पे बयान भी आ रहा है, मैं उसे भी करके और फौरन मैं चाहूंगा कि राशिद रिजवी साहब को ले लिया जाए, लेकिन ये भी बड़ी खबर के तौर पर, और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि ईरान ने आज फिर खबरदार किया इजराइल और अमेरिका को, और कहा है कि अगर ईरान पर हमला करने की कोशिश की गई, ईरान पर जारियत करने की कोशिश की गई, तो जो 12 दिन की जंग थी उससे बहुत ज्यादा नुकसान इजराइल और अमेरिका को उठाना पड़ेगा। ये आज बाकायदा ईरान ने कह दिया। मैं स्क्रीन पर लूंगा राशिद रिजवी साहब को। बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है। सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं राशिद रिजवी साहब, और इसके अलावा माहिर तालीम, माहिर कानून, वो उनसे हम जानेंगे पूरा मिडिल ईस्ट का अहवाल जो है कि क्या सूरत हाल है, क्योंकि हालात जो है धमाका खेज हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी जंग हो रही है। और इजराइल में जो खौफ है, आप देखिए कि मुट्ठी भर लोग, वो भी इजराइल उनसे भी डर गया, उन्हें अरेस्ट कर लिया। राशिद रिजवी साहब कैसे देखते हैं? पहली चीज ये कि आज इजराइल ने तमाम गाजा के लोगों को आतंकवादी घोषित कर दिए, कहा कि जो लोग हमारी चेक पोस्ट से जाना चाहें चले जाएं, वरना जो नहीं जाएंगे उनको हम आतंकवादी कहेंगे, उन्हें आतंकवादी मान लिया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। ये जो ऐलान है, क्या ये बैकफायर नहीं कर जाएगा? क्या ये इजराइल के लिए नुकसानदेह नहीं होगा? क्योंकि अगर आपने सबको आतंकवादी घोषित कर दिया तो ऐसे में हमास की ताकत तो बढ़ जाएगी। राशिद रिजवी साहब। मुमताज भाई, ये जेनोसाइड करने की परमिशन उसको दिया किसने? सवाल ये है। जेनोसाइड करने की परमिशन उसको देने वाला अमेरिका है, जो खुद अपने आप को नोबेल पीस अवार्ड का दावेदार बता रहा है। क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 2 से 3 दिन में हमको इसका जवाब चाहिए, वरना उसके बाद इजराइल को पूरी छूट है। तो जब आपने कह दिया इजराइल को पूरी छूट है, तो आपने उसको जेनोसाइड करने का लाइसेंस दे दिया है। कल मैं पूरी रात मैं यूट्यूब के थ्रू सारे चैनल चेक कर रहा था। कम से कम 40 से 45 यूट्यूबर्स जो बाहर के हैं, जो यूरोप साइड के हैं, आपका यूरेशिया साइड के हैं, वो सबको मैं देख रहा था कि सब सारे लोग उन जहाजों का लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे उस लिंक से। और रात को लगभग 11 से 12 के बीच में एक चीज देखने को आई कि वाटर कैनन से वहां पर पानी फेंका गया, जबकि वहां ठंड का मौसम है। उन लोगों पर पानी से बौछार मारी गई, उनके शिप को घेर लिया गया, जबकि हमने आपके डिबेट में पहले ही कहा था कि गाजा के करीब शिप पहुंच गई है, फुटेला पहुंच गया है। वहां पर इजराइल नेवी घेराबंदी का पूरा मंसूबे से तैयार खड़ी है, और उन्होंने वही किया। न तो ये उनको वहां जाने दे सकते थे, न उनको वो मार सकते थे, हमला नहीं कर सकते थे। हमला भी किया उन्होंने तो वाटर कैनन से किया, ताकि उनके अगेंस्ट और दूसरी कोई कंट्रीज न खड़ी हो। लेकिन जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया, बंदूक की नोक पे लेके गए, उसके ऊपर कोलंबिया, स्पेन और आपके इटली, बेल्जियम, कई जगहों पर पूरी रात एहतजाज हुआ। सड़कों पर आवाम थी पूरी रात। मैंने सुबह 5 बजे तक देखा, पूरी रात सड़कों पे आवाम थी। पूरे रात इजराइल के खिलाफ नारेबाजी चल रही थी। और एक मजे की बात और है, जब फोर्टुला जा रहा था, उसका लाइव टेलीकास्ट वहां भी हो रहा था। बड़ा सा स्क्रीन लगा है, सारे लोग देख रहे थे। जब देखा कि ये लोगों को अपनी कस्टडी में इजराइल ने ले लिया, उन और बंदूक की नोक पे लिया, वाटर कैनन से पानी फेंके गए,
सारे लोग शिप पे बैठे थे, सब हाथ उठा लिए। तो उसके बाद पूरी सड़कों पर जो हंगामा हुआ है, मिलान में थोड़ा बहुत चुटपुट घटनाएं देखने को मिली। रोम में भी शांतिपूर्वक रहा, बेल्जियम का शांतिपूर्वक रहा। लोग सड़कों पर इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ नारे लगा रहे थे। तो ये देख करके एक चीज हमको कल नजर आई कि इस देश का यूथ अब चाहता है कि इस दुनिया की पॉलिटिक्स उसके हिसाब से हो। जो 50 प्लस 60 प्लस लोग आ करके फैसले ले लेते थे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बड़े बड़े फैसले हो जाते थे, अब इस दुनिया का, इस वर्ल्ड फ्रेम का यूथ उससे संतुष्ट नहीं है। और पहली मर्तबा मैं देख रहा हूं दास साहब कि करोड़ों में लोग थे सड़क पे रात में, करोड़ों में। तो इजराइल जो कर रहा है उसके खिलाफ बहुत मजम्मत हुई है, कई देशों ने मजम्मत की है। कोलंबिया ने तो उनके सारे स्टाफ को कह दिया है कि वो कोलंबिया खाली कर रहे हैं। स्पेन से इजराइल ने पहले ही बुला लिया था अपने राजदूत। एक ऑफिसर उनका सीनियर वहां मौजूद था, उसको स्पेन ने तलब किया है कि हमारे लोगों को कैसे अरेस्ट किया गया। हमारे लोग तो पीस के लिए जा रहे थे, न उनके पास हथियार थे, न वो लड़ने के लिए गए थे। रात में जब इजराइल की नेवी ने घेरा और माइक से अनाउंसमेंट होने लगा, एक इजराइल लेडी ऑफिसर अनाउंसमेंट कर रही थी, उन लोग से बोल रही थी, आप लोग गाजा नहीं जाएंगे, आप लोग हमास का समर्थन कर रहे हैं, आप लोग क्रिमिनल लोग का सपोर्ट कर रहे हैं, ये हम नहीं होने देंगे। आप लोगों को यह कहा जाता है कि अपनी शिप वहीं पर रोक दो और अपने हाथों को ऊपर कर लो। इधर से रिप्लाई होता है कि क्रिमिनल गाजा के लोग नहीं हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्रिमिनल नेतन्याहू को बताया है, नेतन्याहू के खिलाफ वारंट इशू हुआ है। तो इसलिए जो जो क्रिमिनल है उसको आप क्रिमिनल बोलिए, हम लोग मानवीय सहायता लेकर के आए हैं, हम लोग पीस का पैगाम लेकर के आए हैं, हमको जाने दीजिए। तो ये हालत हो गई है कि इजराइल के नेवी के, उनके सोल्जर के सामने खड़े होकर के लोग बोल रहे हैं कि नेतन्याहू क्रिमिनल है, उसके खिलाफ वारंट इशू है। तो नेतन्याहू को तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। नेतन्याहू के समझ में ये नहीं आ रहा है कि अब मैं किस सिमत जाऊं, क्योंकि अब उनके अंदर भी बहुत विद्रोह हो रहा है। इजराइल अपने यहाँ की खबरों को दबाने का माहिर माना जाता है, वो एक्सपर्ट है इस चीज का कि किस तरीके से खबरों को दबाया जाए। लेकिन जिस तरीके से छन छन की खबरें आती हैं कि आज उनके कुछ सोल्जर्स ने जब अपोज किया तो उनको उठा के जेल भेज दिया उन्होंने, और ये एक फरमान जारी कर दिया गया है उनके यहाँ कि जो रिजर्व में हैं वो तैयार रहे, किसी भी वक्त उनको कॉल की जा सकती है और उनको आना रहेगा। तो लोग देश छोड़ के जा रहे हैं। और एक सबसे बड़ी चीज मैंने देखी है मुमताज साहब, आज सुबह से मैं देख रहा हूं, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रही कि आखिर चल क्या रहा है। इजराइल के सारे एयरपोर्ट बंद हैं। मैंने मैप में देखे, नो फ्लाई जोन है। अब ये नो फ्लाई जोन बनाने का कारण क्या है, इसके पीछे क्या मंशा है? हूती के हमले का डर है या ईरान पे हमला करने की तैयारी है? अभी ये इतना स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। पूरी तरीके से फोकस नेतन्याहू अभी गाजा पे कर रहा है। अभी वो क्विकली हमला तो नहीं करेगा ईरान के ऊपर। हमको लगता है ईरान से पहले वो हूतियों को टारगेट करेगा, पहले हूतियों पे हमला करेगा। सबसे ज्यादा रॉकेट दाग रहे हैं हूती उनके ऊपर, और उनके जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम हैं वो उन हमलों को रोकने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहे हैं। चुटपुट खबरें आती हैं कि 10 घायल हुए, 5 घायल हुए, कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि नुकसान उनके बड़े बड़े होते हैं।
आज से जेनोसाइड चालू हो गया है। कल 70 लोग मारे गए थे फिलिस्तीन के गाजा के। आज से फिर इन्होंने मारना शुरू कर दिया है। आज बड़े बड़े 2 टावर को इन्होंने अपने फाइटर प्लेन से अटैक करके गिराया है और कई जगह बमबारी की है। लेकिन क्या कैजुअलिटी हुई है अभी उसकी खबर अभी नहीं आई है, कितनी कैजुअलिटी हुई है। हमले को देखते हुए तो ये स्पष्ट है, ये एकदम साफ है कि कैजुअलिटीज हुई हैं। कितनी हुई हैं अभी ये हम आपको नहीं बता सकते। जी मुमताज साहब। ये सही कह रहे हैं कि ये तमाम खबरें हैं जो आपने अपडेट की सूरत हाल भी बताई है, और मैं यही तमाम अपडेट्स और इन तमाम कार्रवाई, नूर साहब ने लिखा है कि तुर्की से 45 जहाजों का एक और नया काफिला गाजा के लिए रवाना हो गया है जो मदद लेकर जा रहा है। तो ये भी इटली से भी ऐसी खबरें आ रही हैं। हसन रिजवी साहब ने भी कहा कि सूर्यवंशी जी, आतंकी हमास नहीं है, आतंकी वो होता है जो देश के लिए कुछ नहीं करे और देश से गद्दारी करे और पकी पकाई खाए। और ये खैर ये बातें जो हैं, इसके अलावा जयदीप सिंह मुंदला साहब ने अपडेट दिया है कि समोद फ्लोटिला पर किए गए हमले और गाजा के समर्थन में कल ग्लोबल जनरल स्ट्राइक का आह्वान किया गया है, ऐलान किया गया है। कल आलमी सतह पर हड़ताल की जाएगी। ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा ऐलान है, बहुत बड़ी बात है कि आलमी सतह पर इससे पहले भी होता रहा है, लेकिन ये जो इस टाइम हो रहा है, इसको राशिद रिजवी साहब ये जितनी भी कोशिश कर लें, मतलब ये इतना इतना बड़ा प्रोग्राम इन्होंने बनाया था घेरने के लिए हमास को, कि आपने देखा कि पूरा एक 20 पॉइंट बनाए, अरबों को शामिल किया, सब कुछ किया, लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा है कि अमेरिका का दांव फेल हो गया? और आज अमेरिका में खुद जो है त्राही त्राही मची हुई है कि वहां शटडाउन की नौबत। अभी हिंदुस्तान ने भी इस चीज को लिखा है कि भाई आज सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, अमेरिका की हालत ये हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी दादागिरी, इसके बावजूद भी इस तरह की चीजें। तो राशिद रिजवी साहब, क्या अगर दुनिया कल स्ट्राइक पे जा रही है, दुनिया के लोग, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि जो अमेरिका समझ रहा था कि हम पॉइंट्स पेश करेंगे, जब ये नहीं मानेंगे तो हम कह देंगे देखिए साहब ये जंगबंदी नहीं चाहते, तो क्या हकीकत आश्कारा हो गई दुनिया के सामने कि सब ड्रामा था और गाजा और फिलिस्तीन को फंसाना इनका मकसद था? हम आपको सबसे पहले आते हैं यूएन के ऊपर। यूएन ने ईरान के ऊपर बहुत सारे बैन लगा दिए 2015 वाले, उन्होंने बैन को फिर रिस्टोर कर दिया, अब वो लागू हो गया। और यही यूएन जब नेतन्याहू के लिए चिल्लाता रहता है तो वो सुनता ही नहीं, कोई कुछ बोलता नहीं, ना ब्रिटेन बोलता, ना फ्रांस बोलता, ना अमेरिका बोलता है। तो यूएन की स्थिति पहले ही क्लियर हो ही नहीं पा रही है। इतना बड़ा जेनोसाइड हो रहा है, यूएन को चाहिए कि वो कम से कम 20 देशों का को चिन्हित करे, उनसे कहे कि अपने सोल्जर्स इतने इतने तैयार करो, अपने आप वॉरशिप लेकर के सीधे बॉर्डर पे आओ और सोल्जर्स को गाजा में उतारो उनके प्रोटेक्शन के लिए। अगर वो उनकी वॉरशिप अटैक करते हैं, अगर इजराइल अटैक करता है तो आप भी उस पर अटैक करो। क्या इतना यूएन नहीं बोल सकता? बोल सकता है, लेकिन बोलेगा नहीं, क्योंकि वो किस हाथ की कठपुतली है ये सब जानते हैं। हमको याद है 2006 में जब हिजबुल्लाह से इजराइल का वार हुआ था, तो जब तक इजराइल अटैक कर रहा था तब तक कोफी अन्नान थे उस वक्त सचिव। कोफी अन्नान मना कर रहे थे इजराइल को, मत करो मत करो मत करो। लेबनान के प्राइम मिनिस्टर जाकर के यूएन में रो रहे थे, लेकिन इजराइल नहीं माना, वो अटैक पर अटैक कर रहा था। लेकिन जब हिजबुल्लाह ने पलटवार तेज किया और बुरी तरीके से मारता हुआ इजराइल के अंदर तक घुस गया, तब सीज फायर के लिए सीधे भागा इजराइल यूएन। जब इजराइल यूएन भागा तो यूएन ने कहा ठीक है सीज फायर, तो सबने मान लिया। एक प्रस्ताव बना, उस प्रस्ताव के तहत कौन कहां तक रहेगा,
कोई हमला नहीं करेगा, वो सब होता है। फिर वहां पर जंगबंदी रुक गई। तो मैं ये देखता हूं कि किसी भी दौर में, 2006 की बात मैं कर रहा था, आज 2025 है, 19 साल हो गए हैं। 19 सालों में तो मैंने ये देखा है कि चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस, इजराइल हो, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। ये लोग बिल्कुल ही नहीं मानते यूएन क्या कह रहा है, क्योंकि यूएन के पास अपनी फोर्स तो है नहीं पर्सनली कि वो खुदा दे। वो तो कुछ इंडिया से ले लेगा, कुछ पाकिस्तान से ले लेगा, कुछ चाइना से मांग लेगा। जो वहां पर लेबनान के बॉर्डर पर यूएन फोर्स लगी है, उसमें हमारे इंडिया की भी फोर्सेस हैं, थोड़ी थोड़ी लेके लगा देता है वो, शांति पीस के लिए। अगर यही यूएन 10-20 कंट्रीज को पकड़ ले और पूरी तरीके से इसराइल का घेराबंदी कर दे और ये कह दे कि अगर आप पर अटैक करें तो आप भी खुल के अटैक करना, मैं आपको दावे से बोल रहा हूं कि 2 से 3 दिन के अंदर इसराइल बैकफुट पे आ जाएगा। अमेरिका भी खुल के सपोर्ट नहीं कर पाएगा। अमेरिका की हालत तो बद से बदतर होती जा रही है। अमेरिका का जो टैरिफ प्लान है वो पूरी तरीके से जाया हो रहा, उस अमेरिका को जाया कर दिया उसने। हमने आपसे कल भी कहा था कि शेयर मार्केट में जितना हमारे इंडिया में 6 महीने में लॉस होता है मार्केट के खराब परफॉर्मेंस से, उतना तो अमेरिका का एक दिन में हो जाता है। तो टैरिफ पॉलिसी की वजह से अमेरिका का बहुत लॉस हुआ है, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ गया। फिर उन्होंने इजराइल को इतना पैसा दिया गाजा को तबाह करने के लिए, इतने हथियार दिए, पैसे देते गए। जब बाइडेन थे तब दिए, या बाइडेन के फैसलों को बेवकूफी का फैसला बताते गए। जब आगे ओथ लेने के बाद आपके डोनाल्ड ट्रंप, और फिर आज डोनाल्ड ट्रंप उसी ट्रैक पर चल रहे हैं जिसपे जो बाइडेन चलते थे। तो इजराइल अमेरिका को तबाह कर रहा है, अमेरिका को अलग थलग कर रहा है। जो आज सुपर पावर अमेरिका बना हुआ है, अगर इसी तरह चलता रहा 2-4 साल ऐसा हो जाएगा कि कोई अमेरिका को सेठेगा नहीं। क्यों ताजरी? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इजराइल की जो सूरत हाल है वो बहुत ज्यादा खराब है। और हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं, मैं दोनों का सबसे पहले इस्तकबाल कर लेता हूं। हमारे साथ जुड़ गए हैं सीनियर एडवोकेट फरमान अहमद नकवी साहब, इलाहाबाद हाई कोर्ट। इसके साथ साथ वो माहिर कानून भी हैं और वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और इस वक्त जो है वो तमाम कई अहम मुकदमात भी देख रहे हैं, और इंटरनेशनल खास तौर से मिडिल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है उस पर भी फरमान अहमद नकवी साहब की बड़ी गहरी नजर, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। इसके साथ साथ हमारे साथ और एक हमारे साथी जुड़ गए हैं जो इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स के नेशनल कन्वीनर हैं। वो पूरे मुल्क का दौरा कर रहे हैं, हालात को देखते हैं, लेकिन वो सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और पूरा जो मिडिल ईस्ट का सिनेरियो है वो उनके सामने है। वो तमाम अखबारात, तमाम सरगर्मियां, वो सब उनके नजरों के सामने है। मैं दोनों मेहमानों का खैर मकदम करता हूं, और हमारे साथ पहले से जुड़े हुए एडवोकेट राशिद रिजवी साहब जो माहिर कानून और माहिर तालीम हैं और मिडिल ईस्ट पे बहुत अच्छी नजर इनकी है। तो मैं और हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे, नूर साहब हैं, उन्होंने कमेंट किया है, फिर मैं उसी से जोड़ते हुए मैं आऊंगा फरमान अहमद नकवी साहब पर, और फिर जाऊंगा मैं अंजरुल बारी साहब पर। यहाँ पे नूर साहब ने कहा कि राशिद साहब ये प्रदर्शन से क्या होगा, 2 सालों से ये सब हो रहा है, इससे इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और कुछ भी हो जाने के बाद कोई देश कोई ठोस कदम नहीं उठाता है। आखिर कब तक इजराइल जुल्म करता रहेगा? अब ये सवाल है, लेकिन मैं आऊंगा फरमान अहमद नकवी साहब। देखिए, ये फौरन जो लोग समझते हैं कि फौरन कार्रवाई हो जाए, और ये कई बार होता भी ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि ये जो फिलिस्तीन का मसला है ये बड़ा देरीना मसला है, 70-75 साल का मसला है, और जाहिर सी बात है कि ये ऐसा कोई नहीं है। तो ऐसे मसले पे क्या आपको लग रहा है कि आज इजराइल, देखिए 4 अभी खुद नेतन्याहू ने अपने ही बयान में ये कह दिया कि हम जो है पिछले 2 साल से लड़ रहे हैं
और अपने किसी एक मकसद तक नहीं पहुंच पाए, एक मकसद तक। क्यों? क्योंकि ये जो अभी प्लान लेकर के आए थे, इस प्लान में उन्होंने कहा ये ऐसा प्लान है जो हमारे मकसद को पूरा करता है। अब क्या प्लान था? उन्होंने कहा इसमें ये शामिल किया गया है कि हमास जो है वो डिसआर्म होगी, इसमें ये शामिल किया गया है कि हमास हुकूमत से दस्तबरदार हो जाएगी, इसमें ये शामिल किया गया है कि हमारे बंधक सारे छोड़े जाएंगे, इसमें ये शामिल किया गया है कि हमास जो है वो उसके तमाम असलहे जो है वो डिस्ट्रॉय किए जाएंगे। तो हमारा ये जो मकसद था ये इसे पूरा हो। यानी अगर ये कहा जाए कि इजराइल ने खुद ही कबूल कर लिया कि इस 2 साल में हमने कुछ हासिल नहीं किया। अब नुकसान आप देखिए कि इंटरनेशनल सतह पर आज अलग थलग पूरा इजराइल पड़ गया है। कल ऐलान कर दिया गया है और पूरा इंटरनेशनली जो है स्ट्राइक के लिए। तो बहरहाल इस सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं फरमान साहब कि ये छोटे छोटे बेड़े जो आ रहे हैं ये उनको तक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे? राशिद वो फरमान साहब। और सारे हाजरीन को जो पैनलिस्ट हैं उनको मेरी तरफ से सलाम अर्ज है। देखिए, आपने एक बात कही कि जो मकसद था, नेतन्याहू ने ये कहा कि मेरा जो मकसद था वो पूरा। आवाज आ रही है आपको? पूरी आवाज आ रही? थोड़ा तेज बोलिएगा। और ये हिल क्यों रहा है? क्या स्टैंड में नहीं है? क्या है ये? लैपटॉप पे क्या है? नहीं, थोड़ा सा डिस्टरबेंस था, लैपटॉप में लगा नहीं, इसलिए तो देर हुई। और फिर अब मोबाइल हाथ में लेके कर रहा हूँ तो इसीलिए हिल रहा है। माफ कीजिएगा। नहीं कोई बात नहीं, शॉर्ट में ही फिर आप। जी हाँ, तो हम शॉर्ट में ही बोलेंगे। जो आपने कहा ना कि मकसद, नेतन्याहू ने ये कहा कि मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ, 2 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सवाल ये है कि मकसद क्या था इसराइल के क्रिएशन का? वो जो बल्फोर डिक्लेरेशन था 1917 का, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया था कि साहब हम वहाँ पे एक इसराइल की एक स्टेट, जिविश स्टेट बनाएंगे वहाँ पे, और वहाँ पे उन लोगों को ले जाके बसाया जाएगा जो डिस्प्लेस्ड है, अलग अलग जगहों पे यहूदी रहते हैं, उनको ले जाके वहाँ बसाया जाएगा। उसी बल्फोर डिक्लेरेशन का पार्ट ये था कि हम जो है इनको तो ले जाके वहां बसाएंगे, लेकिन जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं जो वहां रह रहे हैं उनको किसी भी तरह की कोई न रिलीजियस न सिविल राइट्स, किसी भी तरह के कोई राइट्स उनके छीने जाएंगे। मकसद तो ये था आपका 1917 के डिक्लेरेशन में, जिसके बेसिस पे 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने इस कंट्री को क्रिएट किया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का 1917 का वो बल्फोर डिक्लेरेशन और उसके बाद यूएन का क्रिएशन ऑफ इसराइल, ये दोनों चीजें जो हैं वो 1917 वाले बल्फोर डिक्लेरेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर बल्फोर डिक्लेरेशन में कोई बात कही गई है तो नेतन्याहू को ये मालूम होना चाहिए कि जो डिक्लेरेशन उन्होंने दिया था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आपसे वादा किया था, आपका वादा पूरा कर दिया उन्होंने, गवर्नमेंट बना दी। अब आप जो है आप किसी तरह से उस डिक्लेरेशन के अगेंस्ट ना करें। 2 साल से आप क्या कर रहे हैं, या 2 साल से क्या, जब से ये मुल्क बना है तब से ये क्या कर रहे हैं? डिक्लेरेशन का पार्ट ये था जो मैंने आपको अभी बताया कि जो और इनहेबिटेंट हैं बकिया जो वहां पे होंगे, उनके सिविल और रिलीजियस राइट्स प्रोटेक्टेड रहेंगे। ये जो 2 साल से हो रहा है या 1948 से जब से ये मुल्क बना तब से ये सब जो हो रहा है, ये तो उस डिक्लेरेशन के अगेंस्ट है। तो मकसद तो आपने खुद ही अपना मकसद खुद नहीं पूरा होने दिया। आप इस बात की दुहाई क्या दे रहे हैं कि मेरा मकसद नहीं पूरा हुआ? अरे मकसद तो तुमने खुद ही अपना मकसद जो है उसको डिस्टर्ब कर दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में ये कहना कि यूएन ने या किसी और ने इनके मकसद को पूरा नहीं होने दिया, या फिलिस्तीनी खुद, अरे फिलिस्तीनी तो बेचारे मजबूर परेशान वहां पे मारे जा रहे हैं, रोज आप 60 70 80 100 आदमी मार रहे हैं। अब तो खत्म कर दिया आपने सब पूरा वहां, अब आपके पास बचा क्या है? अब ऐसी सिचुएशन में ये जो रोल, आपने एक बात और कही कि साहब, राशिद साहब ने भी कही कि साहब इन लोगों को चाहिए ये कि
इनको खदेड़ दिया जाए वहां से, या और लोग यूएन की फोर्स बने जो 20 कंट्री 25 कंट्री मिल करके इसको वहां पे दबाव डालें, जिससे कि वो सवाल ये 20-25 क्या, जो 10-12 वहीं पड़ोस में जो 10 कंट्रीज हैं 15, उन्होंने क्या किया? वो भी तो बुजदिलों की तरह अपने घरों में छुपे बैठे हुए हैं, सिर्फ अपनी यानी अय्याशियों के लिए उन्होंने समझौते कर रखे। गरीब लोग मरते रहे मरते रहे मरते रहे, और ये बैठे हुए 2 साल से ये इंतजार करते रहे कि अब कुछ होगा अब कुछ होगा। अपनी जमीन इन्होंने इस्तेमाल करने दी बमबारी करने के लिए फिलिस्तीन पे। ऐसी सिचुएशन में आप ये उम्मीद करें कि कोई इनकी मदद करेगा, तो मदद तो सब इनकी कर रहे हैं। इनको अगर ये उम्मीद है कि अब हमारी, अरे कौन मदद करेगा, सब तो तुम्हारी मदद कर रहे हैं। जो तुम्हारे इत्तेहादी हैं वो तो है ही हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसने इस इसराइल कंट्री को क्रिएट कराया 1917 का डिक्लेरेशन दे करके, उस कंट्री ने आपके साथ ड्रामा आज कर रहा है कि आज हम फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको 70 साल लग गए, 75 साल। तुमने अपने डिक्लेरेशन के हिसाब से जैसे ही इसराइल बना था यूएन से आप रेजोल्यूशन पास कराते, एक कंट्री फिलिस्तीन बना देते उसी वक्त। वो सब तो जगह थी ही आपके पास, नहीं आप वेट करते रहे। किस बात का? तो ये तो सिर्फ वही वाला है, जैसे हिंदुस्तान को बंटवारा किया वैसे ही वहां पे आपने बंटवारा किया। तो ब्रिटिशर्स का तो सिर्फ एक मतलब ये इसको कहना चाहिए कि जो क्रूड लैंग्वेज अगर यूज करूं तो ये नौटंकी चल रही है ब्रिटिशर्स की सन 17 से लेकर के आज तक। और रही बात ये कि यूनाइटेड स्टेट्स, तो भाई वो उनके इत्तेहादी हैं, हर आदमी अपने इत्तेहादी का साथ देता है, वो भी साथ दे रहे हैं। लेकिन उनका साथ देना उस लेवल तक तो ठीक है कि भाई आप उनको फाइनेंशियल मदद करें, उनको और भी जो भी उनकी स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें। लेकिन जब वो बेगुनाहों को मार रहा है, और आपके यहाँ मैग्ना कार्टा क्रिएट हुआ, मैग्ना कार्टा निकल के आया, आपका लॉ है कि ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन अगर होगा तो बहुत सख्त एक्शन लिया जाएगा। आप अपने ही कानून को भूल गए। आप अपने मुल्क में तो ह्यूमन राइट्स के वायोलेशन के ऊपर बहुत सख्त है, यहाँ पे आपके साथ क्या हो गया? ह्यूमन राइट्स तो ये थोड़ी है कि ह्यूमन राइट्स फिलिस्तीनियन के नहीं है, इसराइलियों के हैं, ज्यूइश के नहीं है, मुसलमानों के नहीं। ह्यूमन राइट्स मतलब ये हर आदमी के, जो इंसान हैं, जो जानदार है, उनके राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। वो आपका उसूल जो है वो यहाँ पे किस जगह कहाँ छुप जाता है, कैसे आप उसके ऊपर कायम नहीं रहते, ये सबसे बड़ा सवाल है। और रही बात ये कि जो उनके पड़ोसी हैं वहां के, जिनकी तरफ इशारा कर रहे थे अभी हमारे राशिद भाई, कि उनको चाहिए कि 20-25 कंट्री मिल करके, तो सबसे बड़े मुजरिम अगर ब्रिटिशर्स और अमेरिका के साथ देखा जाए तो ये अरब कंट्रीज हैं, जिन्होंने ये सबसे बड़े मुलजिम हैं इस कत्लेआम के। और ये होलोकॉस्ट जो 20th सेंचुरी में हुआ था, 21st सेंचुरी का होलोकॉस्ट को ये कराने वाले, देखने वाले, बर्दाश्त करने वाले, ये वही लोग हैं जो होलोकॉस्ट के विक्टिम भी थे, जिनके ऊपर कानून बना हुआ है कि साहब अगर 6 लाख मारे गए, आपने 5,999 अगर कह दिया तो सजा हो जाएगी यूरोप में कहीं पर भी। तो ऐसी सिचुएशन में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल फरमान साहब, ये आप सही कह रहे हैं। ये वही लोग और इनकी वही पूरी पॉलिसी। हमारे साथ एक और मेहमान है, मैं फिर आऊंगा आपके पास। हमारे साथ अंदरुल बारी साहब जुड़ गए हैं, मैं उनका भी, लेकिन कुछ खबरें मैं अपडेट करा देता हूं। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर कि कोलंबिया ने तो निकाला ही था जो इजरायली डिप्लोमेट्स हैं उनको, लेकिन अब कोलंबिया के इस कदम के बाद अब कई मुल्कों में इस तरह की मांग हो रही है कि इजराइल के जितने सफारतकार हैं उन्हें बाहर निकाला जाए, ये मांग चल रही है। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने अपडेट दी है कि लेबनान के एक लीडर ने आज इंकशाफ किया, खुलासा किया है कि अमेरिका ने हसन नसरुल्लाह को ऑफर किया था कि अगर वो फिलिस्तीन मुद्दे से दस्तबरदार हो जाएं, उसे छोड़ दें,
वो लैपटॉप का पावर ऑन नहीं था, बंद हो रहा था। तो उसको अगर वो छोड़ देते हैं तो उन्हें लेबनान का पीएम बना दिया जाएगा, जिसे नसरुल्लाह ने पहली बार में फौरन खारिज कर दिया और कहा कि ये मुमकिन नहीं है। तो इस तरह से आप देखिए चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। अंदरुल बारी साहब, ये मुट्ठी भर लोगों से इजराइल डर रहा है। इसके अलावा आज जिस तरह से पूरे फिलिस्तीनियों को एक तरीके से गाजा के लोगों को टेररिस्ट करार दिया है, इससे क्या लग रहा है? और जो जाल बिछा रहा था उसमें भी मुझे लग रहा है कामयाबी नहीं मिल रही। कैसे देखते हैं अंदरुल बारी साहब इस पूरे मामले को, जो अभी नया सिनेरियो है? मुमताज साहब, हम तमाम जो आपके दर्शक हैं उनकी खिदमत में हम सलाम अर्ज कर रहे हैं, और जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको हमारा सलाम कबूल हो। चूंकि आपने एक सवाल किया है कि जो इजराइल की तरफ से ये जो पूरा बयान आया है, जाहिर है कि एक सफाक बर्बरियत, या फिर ये कहा जाए कि दुनिया में इंसानियत मुखालिफ अगर कोई किसी के सर पर जंगी जुनून सवार हो जाए, और ऐसा व्यक्ति जब इस तरह की बातें करे, या ऐसा मुल्क इस तरह की बातें करे, तो ये एक तरह से जो है मजाक का हिस्सा जो है कहा जा सकता है, और इसमें किसी तरह की कोई सच्चाई या किसी तरह की कोई सीरियसनेस नजर नहीं आती। रहा इस पूरे मामले पर अगर देखा जाए, खास तौर से जो इस वक्त सिचुएशन वहां पर बनी हुई है, इसके कई पहलू हैं और कई पहलुओं को हमें गौर करना होगा। पहली सूरत आप ये देखिए कि जिस तरीके से समूद पोलोटिला जो गाजा की तरफ गया था, उसके तमाम लोगों को ये कहा जा सकता है कि ज्यादातर लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। तकरीबन 250 से जायद अंदर साहब रोकूंगा, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आप कंटिन्यू यहीं से कीजिएगा। बड़ी खबर ये आई है, हसन रिजवी साहब ने अपडेट किया है कि B-2 बॉम्बर अमेरिका से निकल चुका है। किधर वो गए हैं क्या है अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन ईरान हाई अलर्ट पर हो गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर अपडेट कर रहे हैं आपको यहाँ पे हसन रिजवी साहब। अब मैं अभी खुद जा करके देखूंगा और कहां से उन्होंने ये अपडेट की है, लेकिन ये अगर ऐसी खबर है तो मैं समझता हूं कि ये बड़ी खबर है। और 2-3 दिन से ईरान बार बार खबरदार कर रहा है अमेरिका को, इजराइल को, कि अगर इस बार कोई गलती की तो 12 दिन से ज्यादा खतरनाक हम हमले करेंगे। इसका मतलब तो ये साफ है कि जंग तो हमें लग रहा है कि होगी। जी अंदर साहब कंटिन्यू करें, ये बड़ी खबर थी, मैंने अपडेट। बिल्कुल, आपने सही कहा है कि अमेरिका या फिर इजराइल, इनसे किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि ये इंसानियत नवाजी की या इंसानियत की अलंबरदारी का जो एक परचम उठाए फिर रहे हैं, या जिस तरह से अभी फरमान नकवी साहब बता रहे थे कि ह्यूमन राइट की जो बात वो कर रहे थे, जाहिर है कि इनकी निगाहों में या इनके सामने ह्यूमन राइट किसी तरह का कोई इशू नहीं है। ये अपने लिए एक अलग इनका पैरामीटर है और दुनिया के लिए एक अलग पैरामीटर है, और ये चीज साफ आपको नजर आती है खासतौर से मशरिक़ वस्ता के जो इस वक्त हालात है वहां पर। चूंकि मैं जिक्र कर रहा था फ्लोटिला, समूद फ्लोटिला, जिसके तकरीबन 250 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। ग्रेटर थम्बर्ग जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उनको जो है अगवा किया गया, बल्कि उन्होंने अपना एक बयान दिया है। और आप समझ सकते हैं कि ये जो पूरा ग्रुप है जो वहां पर गया है, ये इंसानियत नवाज है। ये कोई जर्नलिस्टों का ग्रुप नहीं है, ये कोई जो है आर्मी कोई फौज वहां पर नहीं जा रही है, या फिर कोई पॉलिटिकल ग्रुप नहीं जा रहा है कि जिसकी वजह से इसराइल को इस तरह का डर है। बावजूद इसके उन तमाम लोगों को अरेस्ट किया जाना, और जिस तरह से अभी आपको याद होगा कि फरमान साहब ने एक चीज जिक्र की थी, आपने पूछा था कि आपका कैमरा क्यों हिल रहा है और आप क्या स्टैंड पे है या नहीं है। तो मुझे वो चीज याद आई कि जब इसराइल के लोगों ने यानी इजरायली आर्मी ने फ्लोटिला के ऊपर अटैक किया, समूद के ऊपर, तो उस वक्त उससे पहले उन्होंने जो अंदर से आबदोज के जरिए से वो आए और जो दाएं बाएं से उन्होंने कश्तियों को, उन तमाम कश्तियों को घेरा, तो उन्होंने एक पानी के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की, और प्रेशर इतना ज्यादा उन्होंने बनाया कि जो है जो उस ग्रुप में शामिल लोग हैं उनके जब आप बयानात देखें तो उनका कहना यह है कि ऐसा लगता था कि शायद कश्ती पलट जाएगी।
और वो हमको डराना चाहते थे, लेकिन चूंकि हमने ये तय कर रखा था कि हमें इंटर करना है, तो जाहिर है कि उन्होंने हमें अरेस्ट किया है और हम सारे के सारे लोग, ज्यादातर लोग अरेस्ट हुए हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि एक मकीनो नाम की एक कश्ती है जो फिलहाल गाजा के अंदर दाखिल होने में, यानी जो बहरे रूम का वो हिस्सा जहां से गाजा की टेरिटरी शुरू होती है और जो एक तरह से उन्होंने घेरा बना रखा है, वो उस घेरे को तोड़ करके मकीनो नाम की एक कश्ती फिलहाल दाखिल होने में कामयाब हो गई है। और जो है चूंकि गाजा के साहिल पर बड़ी तादाद में जो प्यासे मौजूद है, वो अपनी प्यास को भूल करके, अपने गम को भूल करके वो उनका वेलकम करने की जो है पोजीशन में खड़े हुए हैं। वो इस वक्त उनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन क्या वो वहां तक पहुंच पाते हैं ये देखना होगा, क्योंकि तकरीबन वो जो ये कहा जा सकता है कि वो पूरा इलाका है, वो 70 यानी 70 नॉटिकल माइल्स का ये पूरा इलाका है, वो उसके अंदर एंट्री जरूर हुई है, लेकिन वो उस साहिल तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं, पहले ही उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको जो है गिरफ्तार किया जाता है, ये देखने की बात है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो एक घेरा था, फिलहाल उस घेरे को तोड़ने में सुमूद फ्लोटिला के लोग जो है कामयाब हो गए हैं। अब रहा मामला, चूंकि जाहिर है कि एक इंसानियत नवाज ग्रुप के ऊपर जो सिर्फ गजा के लोगों की मदद करने के लिए जा रहा है, उस जान बचाने के लिए जा रहा है, और उनको किसी तरह की कोई लालच इस तरह की नहीं है कि वो वहां पर जो है इसराइल को मार भगाएंगे, या फिर वो तो वहां खुराक देने जा रहे हैं, खाना पानी इस तरह की जो बुनियादी चीजें हैं वो प्रोवाइड करना चाहते हैं। इस चीज को लेकर के दुनिया भर में जिस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, और खासतौर से अभी आपने चूंकि जिक्र किया कोलंबिया का, लेकिन अब हम आपको बताएं कि कोलंबिया के बाद बेल्जियम एक ऐसा मुल्क उभर करके सामने आया है, यूरोपियन मुल्क है, उसने साफ तौर पर इजरायली एम्बेसडर को तलब करके, और ये जो जिस तरीके से अटैक किया गया और तमाम लोगों को हिरासत में लिया गया है, उसके बाद उन्होंने इजरायली एम्बेसडर को बुला करके उसकी सरजनिश की है, और खबरें इस तरह की आ रही हैं, या आपको सुनने को मिल जाएगा कि शायद जल्द ही बेल्जियम उनको जो है मुल्क बदर भी कर सकता है। इसके अलावा बड़ी तादाद में जो दुनिया भर के ममालिक हैं, उनकी तरफ से अब ये प्रेशर, अवाम की तरफ से प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि वो इसराइल के साथ अपने तमाम तरह के ताल्लुकात, चाहे वो मुआशी हो या किसी तरह के जो ताल्लुकात हैं, सोशल बाइकॉट हो, वो तमाम की तमाम चीजें उनके साथ की जाए, क्योंकि ये जो हमला हुआ है ये अपने आप में एक अलग नौइयत का हमला है, क्योंकि दुनिया इस वक्त देख रही है कि इसराइल जिस तरह की हरकतें कर रहा है, जाहिर है कि ये इंसानियत के खिलाफ एक ऐसा जुर्म है, और यही वजह है कि अब पूरी दुनिया में इस बात की मांग तेज होती जा रही है कि इसराइल के खिलाफ एक्शन लिया जाए। आपने बताया कोलंबिया के प्रेसिडेंट की तरफ से ये कहा गया है कि फौरन नेतन्याहू को अरेस्ट किया जाए, उसे जंगी मुजिम बनाया जाए, तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन चूंकि अमेरिका इस वक्त पूरी तरह से पुष्पराही है, अमेरिका और ट्रंप, उन्होंने जो अपना एक फॉर्मूला इस वक्त दिया था और गजा के ऊपर हमास से ये कहा था कि भाई इसको आपको मानना होगा, लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि जो है खास तौर से कुछ अरब ममालिक जो कि बहुत ही अहम माने जाते हैं, उसके साथ साथ कुछ अहम मुस्लिम मुल्क, चाहे वो पाकिस्तान हो या तुर्की हो, जिस तरह से उन्होंने ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाई है और एक प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की है हमास के ऊपर। हालांकि हमास कभी भी इस तरह के फैसले को एक्सेप्ट करने की पोजीशन में नहीं है। यही वजह है कि उसने फौरन ही एक इशारा किया है कि जो गैर मुसल्लह किए जाने की बात ट्रंप ने अपने 20 नुकाती एजेंडे के अंदर रखी है, वो गैर मुसल्लह जो शिक है उसको फौरन हटाया जाए, उसमें तरमीम की जाए, और जाहिर है कि 2-3 दिन के अंदर ये पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन ट्रंप को इस बात का डर सता रहा है कि अगर हमास ने उनके इस फॉर्मूले को एक्सेप्ट ना किया तो उनकी जो अपनी चौधराहट है और उसके साथ साथ उनका अपना जो ये एक ख्वाहिश है कि उन्हें दुनिया का अमन का पैगंबर तस्लीम कर लिया जाए और उन्हें पीस का नोबेल प्राइज दिया जाए, वो कहीं ना कहीं खतरे में एक तरह से पड़ सकता है। यही वजह है कि वो पूरी तरह से इस पूरे मामले में इस कोशिश में है कि जो दूसरे ममालिक है, छोटे ममालिक हैं, उनको किसी तरह से मुतमईन किया जाए, उनको खरीदने की फिलहाल कोशिश की जा रही है। लेकिन एक खबर इसमें और हम आपको बताएं कि पिछले दिनों जब
जनरल असेंबली यानी यूएन जनरल असेंबली की जो मीटिंग हुई थी, उसके बाद नेतन्याहू जो कि एक दुनिया का जाना माना दहशतगर्द है, हमें इसे कहने में किसी तरह की कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दों से भी गिरा हुआ घटिया काम वो इस वक्त मासूम बच्चों के साथ अंजाम दे रहा है। तो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना मैं समझता हूँ कि ये पत्रकारिता के लिए जायज होना चाहिए। जिस बड़े पैमाने पे 250 से ज्यादा जर्नलिस्टों को शहीद कर दिया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है, तो ऐसे में एक जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो अपनी जर्नलिस्ट बिरादरी के साथ खड़ा हो। चूंकि इस वक्त इसराइल के प्रधानमंत्री ने वहां पर ट्रंप से जब मुलाकात की, उसके साथ साथ उन्होंने अमेरिका के अंदर बड़े पैमाने पर जो यूएस और खासतौर से यूरोपियन के जो ये कहा जाए कि इन्फ्लुएंसर्स है, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स है या फिर सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स है, उनके साथ उन्होंने मीटिंग की है और उनको जो है एक बड़ी खतीर रकम उन्हें दे करके उन तमाम इन्फ्लुएंसर्स को खरीदने की फिलहाल कोशिश की गई है, और ताकि इसराइल की हिमायत में, इसराइल के समर्थन में, क्योंकि इसराइल इस वक्त दुनिया भर में पूरी तरह से अकेला पड़ गया है। यानी ये कहा जाए कि इसराइल जो है अपने वजूद यानी जब से उसका तस्वुर आया होगा तब से लेकर आज तक इसराइल अपने सबसे बुरे और सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा है। उसके लिए मर मिटने वाला मकाम है, और यही वजह है कि उसने तमाम तरह की हर वो तरीके अपनाए हैं जो उसको उल्टा पड़ते हुए उस पर नजर आए हैं, और नतीजा ये है कि अब तमाम इन्फ्लुएंसर्स को खरीद करके वो इसराइल के फेवर में इस तरह की चीजें इस तरह का कंटेंट क्रिएट करा करके सोसाइटी में, समाज में, दुनिया भर में इस तरह का मैसेज देना चाहता है। और फिलिस्तीनियों और इसराइलियों और खासतौर से वो लोग जो इसराइल के खिलाफ इस वक्त खड़े हैं, उनके खिलाफ एक तरह का माहौल क्रिएट करने की फिलहाल वो कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। तो उसका मानना यह है कि ये जंग, हालांकि अगर आप उनकी तकरीर को सुनेंगे, उनकी बात को, उस इन्फ्लुएंसर्स मीटिंग में जो उन्होंने बातें कही हैं, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि ये दौर हथियारों का नहीं है, ये दौर जो है इस तरह से सोशल मीडिया और मीडिया के उसका इस्तेमाल करके इस जंग को लड़ा जाना है। जाहिर है कि उनका एक साफ मकसद है, और ये कोई ढकी छुपी किसी से बात नहीं है कि जब से उसका वजूद हुआ है तब से बराबर जो है इस बात की वो कोशिश में एक रियासत उसकी हो, उसकी रियासत हो, क्योंकि ये मजहबी और कल्चरल एक तरह से लड़ाई है जो इसे मजहबी बुनियाद पर लड़ रहा है, जो अरब वर्ल्ड या मुस्लिम दुनिया फिलहाल अभी भी समझती हुई नजर नहीं आ रही है। जो देर सवेर अरब दुनिया को भी समझना होगा कि ये इस्लाम और जो है यहूदियत के बीच की तहजीबी लड़ाई है, जो फिलहाल जो है जिस चीज को लेकर के इसराइल बराबर इजहार भी कर रहा है, लेकिन अरब वर्ल्ड इस चीज को या मुस्लिम दुनिया इस चीज को समझने से फिलहाल कासिर नजर आ रही है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं अंजरुल बारिक साहब के सबसे बड़ा मसला, और आज जो बात कही है रजब तैयब अर्दगान ने कि सबसे पहले मुस्लिम वर्ल्ड को, अरब ममालिक को मदद के लिए आना पड़ेगा, लेकिन सवाल ये है कि खुद क्यों नहीं आते, खुद ये बात क्यों कर रहे हैं, खुद ये बड़ा मसला है। बहरहाल राजा सिंह राजपूत साहब ने एक बार कहा है कि मैं तो कहता नहीं कभी कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और चैनल को ज्वाइन भी करो, लेकिन मैं इस वक्त कहूंगा चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो लोग शेयर कर सकते हैं वो शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें। मैं राशिद रिजवी साहब पास आऊंगा। दो अपडेट, एक तो जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने कहा कि सीरिया का एक हाई लेवल डेलीगेशन मास्को पहुंचा है, और मैं समझता हूं कि सीरिया के डेलीगेशन का मास्को पहुंचना ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। देखिए, हम लोग सिर्फ जो है वो गाजा में जो हो रहा है वो देख रहे हैं, लेकिन आलमी सतह पर जो सिफारती सूरत हाल है उसमें अमेरिका जिस तरह से उसकी शिकस्त हो रही है और एक के बाद एक लोग उसे छोड़ते जा रहे हैं, वो आलमी प्लेटफॉर्म पे कमजोर हो गया है। अगर आप असलहे की बात करें तो आज कोई भी अमेरिका का असलहा खरीदने के लिए तैयार नहीं, उसका बाजार बंद होने वाला है और सबसे बड़ी तजारत का जरिया उसका असलहा था। लेकिन अब आप देखिए नई टेक्नोलॉजी आ गई, यहां ईरान ने ड्रोन बना दिए, मिसाइल बना दी, नए नए हथियार, रोबोट बना दिए। पता नहीं अब भाई कौन लेकर के आपको B-2 बम्बर घूमेगा, कौन लेकर के आपके जो है वो फाइटर प्लेन घूमेंगे, मिसाइल से काम चल रहा है। तो ये पूरा बाजार देखिए क्रश हो रहा है।
तो एक तो ये कि मास्को जाना मिस्र का, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा झटका। दूसरा, हमारे साथ कैप्टन शमशाद आलम साहब हैं, उन्होंने अपडेट दी है कि आज अमेरिका के B-2 बम्बर्स मिडिल ईस्ट की तरफ परवाज करते हुए नोटिस उनको किया गया है कि वो कहाँ लैंड किया अब तक पता नहीं चला, लेकिन ऐसा लगता है कि ईरान को अमेरिका के द्वारा फिर टारगेट करेगा ये, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है फिलहाल कि वो टारगेट करेगा, क्योंकि खुद अभी अमेरिका की हालत बड़ी खस्ता है। अमेरिका में बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है, अमेरिका दो हिस्सों में बंट गया है, और अगर किसी भी तरह की अब डोनाल्ड ट्रंप हिमाकत करेंगे तो अमेरिका जो है वहां तख्ता पलट हो जाएगा। राशिद रिजवी साहब, क्या लग रहा है कि फिलहाल जो है वो कोई हिमाकत करेगा? खबर ये है कि अभी हमास को एक हफ्ते का वक्त और दे दिया है, व्हाइट हाउस से आई कि भाई एक हफ्ता सोच करके हमास बताए। राशिद रिजवी साहब। जी मुमताज साहब, सन की लोगों से कुछ बैद नहीं होता है। उनको क्या है, उनके मन की मंशा नहीं पूरी होती तो वो कुछ भी कर देते हैं। अब आप देखिए, उन्होंने चाहा था कि नरेंद्र मोदी जो है उनके लिए नोबेल पुरस्कार की बात करें, पीस के लिए उनका मुद्दा उठाएं आगे। नरेंद्र मोदी ने नहीं किया, तो उसके बाद पूरी तरीके से वो भारत के पीछे पड़ गए। हर प्लेटफॉर्म पे जाकर भारत की इमेज खराब करने लगे, और भारत को दिखाने के लिए पाकिस्तान को गोद में लेके बैठ गए। तो खैर, ये किसको गोद में लेके बैठते हैं नहीं बैठते ये उनका अपना पर्सनल मैटर है, लेकिन जो सनकी इंसान होता है उससे कुछ बैद नहीं है। जबकि हमारे हिसाब से वो एक बिजनेसमैन आदमी है, रियल एस्टेट आदमी है। बिजनेसमैन कभी भी ऐसी हरकत नहीं करता कि जिसमें उसको बिजनेस में लॉन्ग टर्म कोई नुकसान हो। वो तो डायलॉग को चलते रहना चाहता है, सोचता है डायलॉग से ही सोल्यूशन निकाल के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। जिस तरीके से हमारे अरब मुल्क इनके साथ खड़े थे और इन्होंने पता नहीं कौन सा उनको शगुफा बता दिया, सब तारीफ करने लगे। और दुकान भी तारीफ कर रहे थे, इजिप्ट भी, जॉर्डन भी, कतर भी, सऊदी अरबिया भी, ये सब तारीफ कर रहे थे कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और जब वो प्रिंट होकर के सामने आया तो कुछ लोगों ने, कतर और टर्की ने तो अपोज किया उसके ऊपर। MBS खामोश रह गए, उनके मुंह से आवाज नहीं निकली, वो बिल्कुल खामोशी में बैठे हुए हैं। तो ये जो अरब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, हम आपको एक बार नहीं 25 बार बोल चुके हैं कि इनकी गद्दारी 1400 सालों से आया है। ये 1400 साल से इनका इतिहास है गद्दारी का। आपको लगता है कि ये कभी ताकतवर के सामने लड़ पाएंगे? कभी नहीं लड़ पाएंगे। ये किस पे अटैक करवाएंगे? यमन पे करवाएंगे। किस पे करवाएंगे? बहरीन पे करवाएंगे। किस पे हमला करवाएंगे? निहत्तों पे करवाएंगे। अगर आप ये सोचो कि ये इसराइल से या अमेरिका से लड़ने की इनके अंदर कुव्वत है, तो नहीं है। माजी में इन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि इनका मुस्तकबिल उसी में फंसा हुआ है। इन्होंने अपने एयरबेसेस जो दे दिए हैं सऊदी अरब वो अमेरिका को, तो अब इनको ये टेंशन हो रही है कि अगर हमने कुछ अगेंस्ट किया तो ये हमको ही नजरबंद कर देंगे और हमारा तख्ता पलट कर देंगे। तो इनकी माजी की गलतियां मुस्तकबिल में इनके लिए गले का फांस बन गई हैं। अगर थोड़ा बहुत इनके अंदर जोश आता भी है तो भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, उनकी आवाम जा करके उस जो जो इन्होंने एयरबेसेस दिए हुए पूरा घेराव कर ले, जैसे जिस तरीके से मेहदी आर्मी बनी थी इराक में, जब शीशानी साहब ने ये बात कही थी कि हमको हमारी जमीन के लिए खड़े होना है, तो मेहदी आर्मी खड़ी हुई, उसने दौड़ा दिया अमेरिका को। सामर्रा के आगे एक जगह है इरबिल, वो कॉर्नर पर ले जाकर के वहां समेट दिया। मतलब 5% का एक कॉर्नर इराक का है, वहीं पर पूरा वेस्टर्न कल्चर है, इनके सारे लोग वहीं पड़े रहते हैं, बाकी लोकल इराकियों से कोई मतलब नहीं उनका। तो ये अवाम ही कर सकती है, ये नहीं कर सकते हैं। ईरान तो बार बार कहता है कि हमको इनके सपोर्ट की जरूरत नहीं है, ये गद्दारी न करें बस। अभी आपने कहा कि सीरिया पहुंच गया वो, हाँ जुलानी पहुंच, वो डेलीगेशन सीरिया से पहुंच गया वहां। अब हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हो कि हम तुम्हारा एयरबेस यूज करेंगे,
ईरान पे हमला करने के लिए? वो भाग के सीधे पहुंच गया वहां पर रशिया के पास। क्या आप कुछ हमको कोई सलाह दो, कुछ सुझाव दो। तो अभी जो जियो पॉलिटिक्स चल रही है इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस जियो पॉलिटिक्स में दो चीजें एकदम स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक तो पीस नोबेल का पीस अवार्ड, उसकी हवस। दूसरा नेतन्याहू को गाजा की जमीन की हवस। ये दो चीज तो एकदम आप मान के चलिए कि पुख्ता है, इसमें कोई इफ बट नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी दुनिया के लोग, दुनिया के दूसरे कंट्री के लोग आवाज उठाएंगे। अवाम को आपने देखा होगा, हमने कल रात से, मैं पूरी रात मैंने टीवी देखी, पूरी रात में पलट पलट देखता रहा। कई कंट्रीज के, कई देशों के, कई शहरों में अवाम सड़क पे है, अवाम सड़क पे है। ये देख के हमको ताज्जुब लग रहा है कि एक जैसे कोई इनकलाब जैसा माहौल पैदा हो रहा है। इटली की प्राइम मिनिस्टर बैकफुट पे आ गई। अब हो सकता है आज से कल तक में उनका कोई स्टेटमेंट आए, लेकिन जो हिसाब से इटली में घेराबंदी चल रही है आवाम की, कोई शहर ऐसा बाकी नहीं था जहां जुलूस ना रहा हो। पूरी रात पब्लिक सड़क पे थी। मुमताज भाई, नौजवान रात भर जागता है तो सुबह सोता भी है, लेकिन वो वहां के लोगों को पूरी रात से लेकर सुबह तक सड़क पे देखा। तो अब ऐसा कुछ लग रहा है कि जियो पॉलिटिक्स में भी चेंज आ रहे हैं, और जो देश के पुराने नेता होते थे, सीनियर बुजुर्ग नेता होते थे, वही तय करते थे। अब वो तय नहीं कर रहे हैं, अब जनता तय करवाएगी उनसे कि आपको ये करना है। जी मुमताज भाई। सही कह रहे हैं। और अवाम जो है, और खास तौर से ये जो जेनजी वाला ग्रुप है, और चूंकि ये एक बात बहुत दिनों से चल रही थी कि ये दौर ऐसा है कि जब नौजवान जो है वो ज्यादा हैं पूरी दुनिया में। हिंदुस्तान में भी अगर आप देखें तो आपको तकरीबन 60-65% इस तरह के नौजवान की तादाद आपको मिलेगी। तो ये बिल्कुल सही बात है। क्या कहेंगे अंदरुल बारी साहब, जो बात राशिद रिजवी साहब कह रहे थे, कितना इत्तेफाक रखते हैं? यहाँ पे खबर जयदीप साहब ने दिया, ईरान पर स्नैपबैक लागू होते ही तुर्की ने ईरान के सभी एसेट को जब्त करने का आदेश दिया है। तो ये तो खैर होना ही था, और ये इस बात के लिए ईरान तैयार था। इजरायली नौका से गाजा पट्टी के साहिल पर इंतजार कर रहे लोगों पर समुद्र से फायरिंग की, वहां से भगाने की कोशिश। तो ये सब चीज यहाँ पे हो रहा है। लेकिन अंदरुल बारी साहब, क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, तो इससे इजराइल जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को मिटा रहा है, या पैर पे कुल्हाड़ी? क्योंकि अब तो मुझे दिख नहीं रहा है कि ग्रेटर इजराइल कहीं दिखाई देगा या बनेगा फिलहाल। उतारी है कुरान में, अल्लाह ताला ने एक आयत उतारी है, और उसमें अल्लाह ताला ने ये कहा है कि इन्नहुम यकीदून कैदो व अकीदु कैदा। यानी जो कुफार हैं उनके बारे में ये कहा गया है कि वो अपनी चालें चलते हैं, और अपनी तमाम तरह की चालें चलने के बाद वो सोचते हैं कि शायद वो कामयाब हो रहे हैं, लेकिन जब हमारी चालें होती हैं वो जो है उन चालों में फंस जाते हैं, वो पूरी तरह से एक तरह से नाकाम होते हैं। ये उसका तर्जुमा हमने जो है की है। ज़ाहिर है कि बिल्कुल एक्यूरेट तर्जुमा नहीं है, लेकिन ये है कि जो दुश्मन है उसकी जो चालें हैं अल्लाह ताला हमेशा नाकाम बनाता है। पूरी तरह से इसराइल ने हर कदम पे जो कुछ सोचा वो उसके बिल्कुल बरक्स होता जा रहा है। इजराइल ने सोचा कि ग्रेटर इजराइल बनाया जाए। जाहिर है कि जिस तरीके से दुनिया में हम सबने जो तस्वीरें देखी हैं, और जिस तरह से उनके अपने लोग जो कल तक उनके साथ खड़े हुआ करते थे वही उसकी मुखालफत कर रहे हैं। ये पूरी तरह से अल्लाह ताला की जो ये आयत है जो नाजिल हुई है कुरान में, ये सादिक है, जो ये साबित करती है कि कुरान जो कुछ कह रहा है वो पूरी तरह से सच है, बरहक है, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हो सकता। जो चीजें हैं वो तमाम की तमाम बरहक हैं। अल्लाह ताला ने कहा सब्र करो, और जाहिर है कि जिस तरह के सब्र का मुजाहरा इस वक्त फिलिस्तीनी अवाम ने किया, दुनिया उनके साथ खड़ी हो गई।
आप गौर कीजिए कि फिलिस्तीनी बेसरोसामानी के आलम में पिछले 2 साल से भूखे प्यासे, ऊपर से बमबारी हो रही है, सामने से फायरिंग हो रही है, घर नहीं है, खुले आसमान के नीचे है, पानी नहीं है, इलाज के लिए दवा और हॉस्पिटल्स खत्म हो चुके हैं। बावजूद इसके अगर वो सब्र और इस्तकामत के साथ डटे हुए हैं, आपको पता होना चाहिए कि आज भी जो है गजा का एक इलाका है बल्ख, अल बल्खा, वहां पर जो है जबरदस्त इस वक्त फाइटिंग चल रही है दोनों तरफ से। और जिस जमामर्दी के साथ अल कसाम ब्रिगेड के लोग और खासतौर से जो हमास के जंगजू हैं, हमास के जंगजू इस वक्त चूंकि 1 to 1 फाइट चल रही है। इसके अलावा कुछ देर पहले हम आपको बताएं कि जो अल कसाम ब्रिगेड है उसकी तरफ से रॉकेट हमला किया गया है। तमाम तरह से आपने तमाम चीजों को तहस नहस कर दिया। बावजूद इसके 1 by 1 चीजें लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं और अपना अज़्म और हौसला दिखा रहे हैं। तो आप इस चीज से अंदाजा लगाइए कि उनके हौसलों को फिलहाल कोई तोड़ नहीं सकता। और इंशाअल्लाह ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि जालिम का जुल्म जरूर मिटेगा और हक जो है हर हाल में कामयाब होगा और उसी की फतह होगी। और जो फिलहाल जो है ये कहा जा सकता है कि फिलिस्तीन की तरफ से जिस तरह के इशारे दुनिया भर से मिल रहे हैं, देर सवेर वो चीजें होंगी। हालांकि जो प्रपोजल खासतौर से ट्रंप की तरफ से दिया गया है, जाहिर है कि उसका चूंकि ड्राफ्ट उस वक्त पूरी तरह से सामने नहीं आया था। अब धीरे धीरे जिस तरह से उसके पॉइंट्स लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी समझ में आने लगा है कि ये पूरी तरह से ट्रंप की जो रियाकारी थी, ट्रंप और नेतन्याहू का जो एक ये कहा जा सकता है यकजहती है, ये पूरी तरह से उस पर आया हो गई है कि ट्रंप ने जो भी ड्राफ्ट तैयार किया है वो मुस्लिम उम्मा के लिए मुस्लिम उम्मा के खिलाफ है, फिलिस्तीन के पूरी तरह से अगेंस्ट है। यही वजह है कि फिलिस्तीनियों ने इस बात का अज़्म किया है, ऐलान किया है कि जब तक उनकी सांस में जिस्म में सांसें हैं तब तक वो इस चीज का मुकाबला करेंगे। और जब तक 2 रियासतें नहीं बन जाती, हालांकि 2 रियासतों का मुतालबा भी ये कहा जा सकता है कि गलत है, क्योंकि इसराइल जो है एक आतंकवादी टेररिस्ट कंट्री है और ऐसे टेररिस्ट कंट्री को दुनिया में किसी तरह का कोई वजूद नहीं होना चाहिए। और अगर दुनिया इस वक्त दबाव डाल करके फिलिस्तीनियों के ऊपर या मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर या दुनिया पर एक तरह से दुनिया के जो दादा हैं वो अगर 2 रियासती हल बनवाने में कामयाब हो जाते हैं तो भी एक तरह से इत्मीनान की बात कही जा सकती है। लेकिन फिलिस्तीनी कभी 2 रियासती हल के मामले में वो नहीं है, क्योंकि जो लोग फिलिस्तीन में इस वक्त 2 रियासती हल की बात कर रहे हैं, यानी हम बात कर रहे हैं महमूद अब्बास अल फतह जो ग्रुप है, वो पूरी तरह से इसराइल का एजेंट है। और सिर्फ वही नहीं बल्कि जो इस पूरे मामले में बहुत ज्यादा पेश अपने आप को दिखा रहा है इजिप्ट, वो भी जो है बराबर इसराइल के साथ समझौते कर रहा है, स्ट्रेटेजिक और वेपन समझौते कर रहा है। तो ये सारे के सारे लोग मिले में और इन तमाम लोगों के मशवरे से ही चूंकि सबका मकसद ये है कि किसी तरीके से जो इस तरह की जंगजू मुसल्लह तंजीमें हैं उनको खत्म किया जाए। वो थ्रेट है उस पूरे इलाके के लिए, वो उनके जो मकासिद है खासतौर से बादशाही सिस्टम के, वो पूरी तरह से उनके लिए एक तरह से थ्रेट है। यही वजह है कि अरब मुल्कों की खामोशी इस बात को जाहिर करती है, क्योंकि दुनिया में पूरी तरह से नंगे हो जाएंगे तो अपने ऊपर थोड़ा सा सफेद कपड़ा रखने के लिए उन्होंने ये एक ढकोसलेबाजी की है और साफ तौर पर वो जो है छुपने की भी कोशिश कर रहे हैं और छुप भी नहीं पा रहे हैं और दुनिया में एक तरह से एक्सपोज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक पूरी तस्वीर है। तो फिलहाल हमें दुआ करनी चाहिए कि इंसानियत के लिए अल्लाह ताला जो है फिलिस्तीनियों के साथ मदद करे, कोई ऐसी गैबी मदद हो, क्योंकि जिस बड़े पैमाने पर तबाही के मनाजिर वहां से देखे जा रहे हैं, दुनिया ने इससे पहले कभी इस तरह के मनाजिर नहीं देखे हैं। दुनिया में एक से एक बड़े जो है हलाकू चंगेज इन सारे लोगों के आप किस्से सुनते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है हिटलर, मुसोलिनी, इन सब के बारे में कहा जाता है कि ये सब जो है बड़ा कत्लेआम मचाया था। लेकिन जिस तरह का कत्लेआम यहाँ मचाया जा रहा है, जिस तरीके से लाइन में खड़े हुए लोग, छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे जो 2-2 साल से भूखे प्यासे हैं, अगर वो लाइन में खड़े होकर के जो है कुछ खाने का इंतजार करते हैं, पहले आप उन्हें खाने के लिए बुलाते हैं कि हम तुम्हें खुराक देंगे, हम तुम्हें पानी देंगे, जब वो लाइन में आते हैं आप उनके ऊपर बमबारी करते हैं, उनको जो है
गोलियों से भून देते हैं, शहीद कर देते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये कौन से इंसान हैं? इनको इंसान नहीं कहा जा सकता। ये दरिंदों से भी जो है गए गुजरे लोग हैं, और जाहिर है कि ऐसे लोगों के लिए तो अल्लाह ताला का वादा है कि देर सवेर जब भी उनकी पकड़ होगी, अल्लाह ताला जब भी इनको पकड़ेगा, तो आप अंदाजा लगाइए, अल्लाह ताला ने कहा है कि वो किसी भी कीमत पर उनके पास बचने का कोई रास्ता ही नहीं होगा, और धीरे धीरे अल्लाह ताला जो है उनको उस दलदल में फंसाता हुआ बढ़ रहा है। और ये खुद इस तरह की गलतियां कर करके उस दंगल में फंसते जा रहे हैं कि खुद उन्हीं के अपने लोग उनको जो है सूली पे लटकाएंगे, उनको जो है सजाएं देंगे। तो ये उनको अंजाम पता है, यही वजह है कि ये पागलपन का मुजाहरा चाहे नेतन्याहू जो कि दहशतगर्द है वो कर रहा हो, या ट्रंप जो दूसरा दहशतगर्द है दुनिया का वो कर रहा हो। तो साफ तौर पर ये पूरी तरह से चीज क्लियर है कि अब दुनिया पूरी तरह से समझ रही है, क्योंकि हर इंसान के अंदर दिल है, और जाहिर है कि सब मुसलमान नहीं है दुनिया भर में, और जो लोग भी इस वक्त खुल करके फिलिस्तीन की हिमायत में खड़े हैं, वो ये कहा जा सकता है कि सारे मुसलमान नहीं है, बड़ी तादाद गैर मुस्लिमों की है, यानी जो है क्रिश्चियन है, यहूदी है, खुद यहूदी सड़कों पर है। वो साफ तौर पर इस बात का जो है ऐलान कर रहे हैं कि ये जायोनिस्ट हैं और ये जो है कत्लेआम कर रहे हैं, और यही वजह है कि ये जो लड़ाई इस वक्त दुनिया भर में आप देख रहे हैं, ये उसी का नतीजा है। और जब तक के दुनिया में इसराइल जैसी सोच के या इसराइल को सपोर्ट करने वाले लोग मौजूद रहेंगे, दुनिया में अमन और शांति नहीं कायम हो सकती। मुमताज इस चीज को लिख लीजिए। ये सही कह रहे हैं। और बस मैं अब इख्तिताम की तरफ आ रहा हूँ। कैप्टन शमशाद आलम साहब ने एक और अपडेट दी है, और वो अपडेट ये दी है कि अब बिल्कुल आखिर में आए फिरोज बख्श साहब, लेकिन मैं बहरहाल उनका इस्तकबाल कर लेता हूँ। फिरोज अहमद बख्श साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है। वो सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के चांसलर रहे हैं, कॉलम निगार है। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। शमशाद साहब ने खबर दी है कि खबर आ रही है कि इजराइल घेराबंदी को चकमा देकर समुद्र फ्लोटिला का 1 या 2 जहाज जो है वो समुद्री तट पर राहत सामग्री के साथ पहुंच गए हैं। ये खबर चल रही, बल्कि 3 जहाजों के बारे में कहा जा रहा है कि वो पहुंच गए हैं और उन्होंने घेराबंदी नाकाबंदी को तोड़ दिया है, और इसको एक बड़ी कामयाबी के तौर पे देखा जा रहा है। तो बहरहाल मैं दुआ के लिए आखिर में बुलाऊंगा, टाइम तो बहुत हो गया है फिरोज बख्श अहमद साहब को, लेकिन राशिद रिजवी साहब से आखिरी बार कि राशिद रिजवी साहब की जो बात अभी अंदरुल बारी साहब कह रहे थे, आप भी समझ रहे हैं, हम भी, लेकिन ये जो घेराबंदी या तुर्की और दगान जो कह रहे हैं कि आप पहले अरब गाजा के लिए आए, ये करें वो करें, ये सब बातें जो हैं वो कहाँ तक। हालांकि आज ये भी खबर आ रही है कि 45 जहाज जो है वहां से निकले हैं टर्की से। इससे पहले भी वहां इस तरह से निकल रहे थे, लेकिन सरकार ने रोक दिया था। शायद सरकार ने न रोका हो। लेकिन राशिद रिजवी साहब, ये तो ये सूरत हाल है। दूसरा, क्या आपको लग रहा है कि ईरान पे अटैक हो सकता है? क्या ये मुमकिन है? देखिए मुमताज साहब, ईरान पर अटैक वाली सूरत हाल अभी समझ में इसलिए नहीं आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने नोबेल पीस पुरस्कार के लिए परेशान है। तो एक तरफ हमला करेंगे, एक तरफ वो अवार्ड के लिए नाम भी भेजने की कोशिश करेंगे। ये तो हमको नहीं लगता कि बेवकूफी अभी वो करेंगे। हो सकता है कि उनके टारगेट में हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमेशा अमेरिका ईरान से नाराज रहा है, हम कभी भी पसंद नहीं किया, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने का जो अमेरिका का सपना था वो उसको ईरान ने हमेशा चकनाचूर किया है। और ईरान के साथ जो उनकी दुश्मनी पुरानी है अमेरिका की, कि अमेरिका का बैठाया हुआ जो एक पिट्ठू था उसको खुमैनी साहब ने तख्ता पलट करके भगा दिया, जो आज तक अमेरिका के कलेजे में चुभती है। तो नाराजगी तो है, तकलीफ तो है अपनी जगह, लेकिन अभी हालात नहीं है।
बात आ रही है, मैं भी न्यूज में देख रहा हूं, मैं भी सर्च भी कर रहा था। तो कोई एक कड़क यूट्यूब चैनल है जो न्यूज दिखाया करता है, और हमारे ख्याल से हमारे इंडिया के न्यूज 18 का यूट्यूब उसका एरिया है। तो उसमें इस तरह की न्यूज़ें आया करती हैं। मैं वो चैनल देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि उसमें कोई ऑथेंटिक न्यूज होती ही नहीं है। तो वहां हमको खाली एक न्यूज दिखी इस तरह की, बीटू बम्बर वाली। बीटू बम्बर अपना वो उठा के कहीं भी लेके जाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी हालात ऐसे नहीं बन रहे हैं मुमताज साहब कि वो ईरान पे हमला करे। हाँ, ईरान को रशिया ने भी एक सिग्नल दिया है कि होशियार रहना, तुम टारगेट पे हो। और सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि आपके हमास के ग्रुप वो अरब मुल्कों से ज्यादा ईरान के ऊपर भरोसा करते हैं। ईरान से जो उनको हरी झंडी मिलेगी वही वो करेंगे। और ईरान ने अब तक तो ये तय कर लिया होगा कि उनका अगला प्लान क्या है। अगले प्लान के लिए उन्होंने हमास को आगाह भी कर दिया होगा। इतने दिनों तक 3 साल से आप ये देख रहे हैं कि जो हालात गाजा वालों के चल रहे हैं, कौन सा अरब मुल्क आया है, आप इतना ही बता दिए मुझको। कोई एक बोरी आटा लेकर के आया हुआ, बताइए। देने के लिए तो ट्रम्प को हजारों करोड़ों का जहाज आप गिफ्ट कर देते हो। गाजा के लोगों को आपने क्या दिया? अभी अब्दुल बारिश साहब बता रहे थे, वो बात सुन के मैं सहमत हूं कि गाजा एक ऐसा चैप्टर हो गया है जो धर्म और जाति से एकदम अलग होकर के इंसानियत, हमदर्दी, मानवता के ऊपर चल रहा है। आपका पूरा यूरोप सड़क पे आ गया है। आपके अमेरिका की यहूदी सड़क पे है। अमेरिका की यहूदी मुफ्तार साहब, उनके स्टेटमेंट आया करते हैं, नेतन्याहू के खिलाफ आते हैं। अब आप अरब देशों में देखिए कितने लोग सड़क पे हैं। आप निकलने नहीं दे रहे अपने लोगों को। आप जानते हैं कि वो तख्ता पलट कर देंगे आपका अगर एक बार उनकी सड़क पे निकलने की आदत पड़ जाएगी। अब वो आदत नहीं डालना चाह रहे उनकी। यूरोप कंट्री के लोग जा रहे हैं, यहां तक कि जापान का, चाइना का भी बहुत बड़ा एहतजाज था, जापान का बहुत बड़ा एहतजाज था, सबका बड़ा, बहुत लाखों के एहतजाज थे। लेकिन अरब कंट्री में आप आइए तो वही सिफर। तो आज जो हालात बने हुए हैं, एक पागल कुत्ता आपके आसपास टहल रहा है, वो घूम के कभी इसको काट रहा है, कभी उसको काट रहा है, तो उसका कोई ट्रीटमेंट तो नहीं है ना, कि कोई उसका ट्रीटमेंट हो। अगर इस तरह का जानवर आपके बीच में नरभक्षी आ जाए तो आप क्या करोगे? उसका इलाज करो आप। क्या सिर्फ किसी के राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष को मारने का अधिकार इजराइल का है क्या? क्या नेतन्याहू ही जाके दमिश्क में हमला कर सकते हैं? क्या नेतन्याहू ही जाकर के यमन में हूती की कैबिनेट पे हमला कर सकते हैं? क्या नेतन्याहू को ही हक है क्या कि आके ईरान पे हमला कर सकते हैं? हमला तो उनपे भी हो सकता है। अगर ईरान ने अपना दुश्मन डिक्लेयर कर दिया है, दुश्मन देश डिक्लेयर कर दिया है, तो दुश्मन है वो। लेकिन जो चीजें चल रही हैं मुमताज भाई, वो अभी तस्वीर आपको बिल्कुल क्लियर नहीं करेंगी। 4 दिन रुकिए, 6 तारीख नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। 6 तारीख निकल जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपनी हथेली को पूरी तरीके से खोल देंगे। जी मुमताज भाई। अभी तस्वीर साफ नहीं है, और ये हमें भी ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी और चीजें जो है वो निकलकर सामने आएंगी। तो यहाँ पे गाजा के समर्थन पर यूरोपीय यूनियन के मुख्यालय के बाहर हजारों प्रोटेस्टर द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। तो यहाँ पे जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने ये भी अपडेट किया है। तो इस तरह से बहुत सारी अपडेट आ गई हैं। मैं आखिर में दुआया कलमात के लिए चाहूंगा कि यहाँ पे एक और हसन रिजवी साहब ने कहा है कि इजराइल ने सारे जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया और सभी 470 लोगों को गिरफ्तार किया। ये बात इजराइल ने खुद बताई है कि सारे लोगों को हिरासत में
ले लिया गया है, जहाँ पे ये बताया जा रहा है। बहरहाल बहुत सारी खबरें अभी हैं, मैं फिर बताऊंगा, लेकिन आखिर में मैं यहाँ पे जयदीप साहब ने कहा, पहले इजराइल मेन स्ट्रीम मीडिया को कंट्रोल कर लेता था, इसलिए सच्चाई सामने नहीं आती थी। इसलिए अभी अमेरिका के दौरे के दौरान नेतन्याहू ने अमेरिका पहुंचकर सबसे पहले अमेरिका मीडिया इन्फ्लुएंसर की ही मीटिंग ली और इजराइल का समर्थन करने का निवेदन किया है। तो ये खैर ये वॉर है, वॉर के अलग अलग तरीके हैं। अब जो जिस तरीके से चाहेगा, जाहिर है जो नए नए इक्विपमेंट है हर कोई इस्तेमाल करेगी होगा। बस दुआइया कलमात में चाहूंगा फिरोज बख्त अहमद साहब, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है और अंदरुल बारी साहब भी काफी देर से हैं और राशिद रिजवी साहब जी। देखिए फॉर अ स्टार्ट तो मैं माजरत चाहूँगा। मैं घर में असल में कुछ प्लम्बर वगैरह का लंबा काम खिंच गया है, तो उसमें बस फंस जाता है तो आदमी फिर हवरनाक बन नहीं, जाता है। कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे आप आ गए, यही बहुत मैंने कहा अगर मुझे 5 मिनट भी मिलते हैं इसमें से तो मैं जो है अपनी हाजिरी यहाँ पे मैं दर्ज करा दूंगा। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि ये जो समुद्र वाले जो कुछ जहाज पहुंच गए हैं वहां पे, इसमें इन्होंने, मैंने ये भी सुना है कि ग्रेटर थनबर्ग के ऊपर ये इल्जाम लगाया है इजराइल की हुकूमत ने कि इन लोगों के हमास से ताल्लुकात हैं और हमारे पास उसके पेपर्स हैं। अब इसराइल कुछ भी कहे, वो तो दूध का धुला है, ठीक है। ये मतलब मेरे कहने का मकसद ये है, अभी एक अरबों की दुखती रग पे हाथ रखा था राशिद रिजवी साहब ने और उन्होंने कहा था कि भाई इनका ट्रैक चेंज नहीं होने वाला, दुनिया में कुछ से कुछ हो जाए, गाजा में कुछ हो जाए, ये नहीं बदलेंगे अपने को और इनसे उम्मीद रखनी जो है मेरे ख्याल से ये समझिए जीरो के बराबर वाली बात है। और अंजर साहब ने भी सही कहा कि दुनिया तो उठ खड़ी हुई है, ठीक है, दुनिया के उठ खड़े होने का कोई असर इसराइल और अमेरिका की मोटी खाल पर नहीं हो रहा है, लेकिन दुनिया तो उठ खड़ी हुई है ना। इटली जैसा मुल्क जो है वो उठ खड़ा हुआ, हालांकि उसकी जो रूलर हैं उन्होंने तो पहले हिमायत की, फिर उसको कंडेम कर दिया, उसके बाद लोगों ने बड़ा वहां पे शोर शराबा किया, प्रोटेस्ट हुआ। तो पूरी दुनिया जो है इस चीज को समझ रही है और ये भी सही कहा गया कि यहूदी भी सारे सिगुनी नहीं होते, जायनस नहीं होते, उनमें भी अच्छे यहूदी होते हैं। दुनिया भर में जितने भी अच्छे यहूदी हैं इंक्लूडिंग इसराइल, वो भी इस ये जो इस तरह की डेमोनाइजिंग हो रही है और इस तरह की कत्ल गारत गरी हो रही है, आज भी लोग मारे गए, कल भी लोग मारे गए, 2 साल से मारे जा रहे हैं, इसके सख्त खिलाफ हैं। लेकिन अब ये देखना है कि ये कत्ल गारत गिरी कब रुकती है और ये देखना है कि जंगबंदी कब होती है और ये देखना है कि आगे इस ये जो वॉर टाइम सिचुएशन है ये क्या रुख लेती है, क्या ये लोग ईरान को अटैक करेंगे। और राशिद रिजवी साहब का ख्याल है कि शायद ईरान पे अटैक नहीं करें। देखिए ठीक है, वो उनका अपना ख्याल है, लेकिन मैं अभी भी ये समझ रहा हूँ, राशिद साहब ये कह रहे हैं कि ट्रम्प साहब को जो है इस बात की ख्वाहिश है कि वो पीस नोबेल प्राइज फॉर पीस लें, अवार्ड लें वो, तो ठीक है, हो सकता है अटैक ना कराएं, लेकिन ये कोई इन लोगों के आगे कंडीशन नहीं होती। इनको ये पता होगा कि इन्हें शायद नोबेल प्राइज फॉर पीस नहीं मिलेगा, जो इनके कारनामे रहे हैं ट्रम्प साहब के ओवर ऑल दीज ईयर्स, पहले भी इनकी जो टर्म रही है और अभी भी। तो ये कहीं ना कहीं पर तोल रहे हैं ईरान को, ईरान के ऊपर हमला करने की। ईरान अपने तरीके से तैयारी कर रहा है, तो ईरान के ऊपर हमला हो सकता है, अल्लाह करे हमला ना हो, लेकिन कुछ भी लोगों का भरोसा नहीं है। अमेरिका कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। ये सोच के हम के ट्रम्प साहब पीस का नोबेल प्राइज लेना चाह रहे हैं तो ईरान को ना छाड़ें, बिल्कुल इस टाइप के लोग नहीं है ये, बिल्कुल ही ऐसे हैं, बेसिर पैर के लोग हैं, कोई इनका दीन धर्म ईमान नहीं है। जो ईरान के साथ इन्होंने किया, जो कतर के साथ इन्होंने किया, ये दोबारा ईरान के साथ तो दोहरा सकते हैं, अरब के किसी मुल्क पे भी दोहरा सकते हैं। तो खैर, लेकिन हम दुआ यही करेंगे कि वेस्ट एशिया में जितनी जल्दी पीस हो, जितनी जल्दी जंग बंदी हो गाजा में,
और लोगों के खाना पीना, दाना पानी, दवा ये खुले। बस यही दुआ हम रोज करते हैं और रोज करेंगे इसको इंशाल्लाह। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज बख्त अहमद साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अंदरुल बारी साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट राशिद रिजवी साहब आपका, और फरमान अहमद नकवी एडवोकेट वो भी हमसे जुड़े हुए थे सीनियर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम जो हमारे साथी देख रहे थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम लोगों के हम शुक्रगुजार हैं कि आप हमसे जुड़े, हमसे बातें की, और इंशाल्लाह कल फिर हम मुलाकात करेंगे। तो ये हमारे खास मेहमान थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, आपको अपडेट दे रहे थे, और जाहिर सी बात है कि हर सब ने यही बात कही कि जंग न बढ़े। यही हम भी कोशिश करते हैं कि जंग न बढ़े। मैं ये भी कहूंगा जो लोग हमारा इस चैनल को भी देख रहे हैं, तो जिन लोगों ने शुरू से नहीं देखा हमारे इस प्रोग्राम को, शुरू से जा करके देख सकते हैं, MMC न्यूज इंडिया पे ये अवेलेबल रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, शब खैर, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।